डियर स्टूडेंट, मैं संजय सर एसपीडी क्लासेस भाट परानी के यूट्यूब चैनल्स पर आप सबको स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया पर अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके या व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नया पदार्थ का भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला, संयोजन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर या अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल NH3 प्लस HCl, यानी जो अमोनिया है ये भी गैसेस स्टेट में है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी गैसेस स्टेट में है, और ये दोनों जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है NH4Cl। इसको क्या बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया के जो बाएं साइड का भाग होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और उसके सामने वाला जो भाग होता है उत्पाद होता है यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया आपको अभी बताया गया डेफिनेशंस में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी दो पदार्थ होकर और मिलता है तो एकल उत्पाद अमोनियम क्लोराइड क्या होता है सिंगल प्रोडक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो अभिक्रिया होती है वियोजन। इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा छोटे छोटे तत्वों या यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या है सॉलिड स्टेट में है। यदि इसको हम गर्म कर देते हैं, यदि गर्म करना क्या होता है आपका वाय कारक हो गया, यानी दूसरा प्रभाव हो रहा है अभिक्रिया में, यानी इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो ये छोटे छोटे भाग में क्या होता है विखंडित हो जाए। अगर विखंडित होता है तो वो आपका होगा वियोजन अभिक्रिया, अगर नहीं होता है तो उसको हम नहीं क्या होगा यह वियोजन अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, तो जब इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है CaO, ये आपका क्या होता है सॉलिड स्टेट हो जाता है, और प्लस क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रूप में क्या होता है ये बाहर निकल जाता है। अभी आपको डिस्कस करेंगे कि जो एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है इसका मतलब होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है
गैस के रूप में ऊपर उड़ जाता है, और जैसे एरो अगर नीचे की तरफ अवक्रिया में आ जाता है, इसका मतलब वहां अवक्रिया क्या होती है, प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप के रूप में क्या होती है, उस अवक्रिया में नीचे जाकर के बैठ जाता है। ओके, अब इसमें देखेंगे कि वह वाय कारक कितने रूपों में आ सकता है, यानी जितने रूप में उस वाय अवक्रिया जो गर्म करना होता है, सूर्य प्रकाश होता है और उसको गलने की जो अवस्था होती है, उस वो सारे इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि यह जो वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं होती है यह कितने प्रकार की होती है, यानी सबसे पहला होता है उसमें आपका क्या, ऊष्मीय अपघटन, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया उष्मा के प्रकाश द्वारा, उष्मा के द्वारा शरीर, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को उष्मा के द्वारा छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल ऊपर वाला, जैसे आपका क्या होता है CaCO3, यहां गर्म कर रहे थे और यहां ऊष्मीय लिख देंगे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन। तो ये क्या हो जाता है, CaO यानी सॉलिड रूप में निकल जाता है, और पुनः क्या होता है CO2 यानी गैस के रूप में यहां से क्या होता है, निकल जाता है। सेकेंड होता है आपका दूसरा टाइप क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन। क्या बोलेंगे उसको, प्रकाश अपघटन, जिसको बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोलिसिस प्रकाश के द्वारा, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अंतर थोड़ा सा है, यहाँ उष्मा के द्वारा होगा, या सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश अपघटन मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल होता है सिल्वर क्लोराइड, ये आपका सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पर किसकी अभिक्रिया हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो ये क्या बल प्राप्त होगा, सिल्वर, और यहां से क्या प्राप्त होगा, Cl2 गैस के रूप में क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है। थर्ड होता है आपका विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए विद्युत अपघटन होता क्या है, जैसे वह यौगिक, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, यहाँ आपका H2O है, ये क्या है, जल एक प्रकार का यौगिक होता है। अगर इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं या इसका विद्युत अपघटन कराते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 2H2 और प्लस क्या होता है, O2 में छोटे छोटे भाग में क्या होता है, टूट जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा क्रिया होती है, तीसरी प्रकार की क्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया।
विस्थापन विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया किसे कहते हैं, आप इसको अभी आप इसके पहले दो क्रियाएं पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है विस्थापन या प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन एंड और क्या बोलेंगे उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन कर देना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल होता है कि अगर दो व्यक्ति हैं, अगर एक व्यक्ति क्या कमजोर होता है और एक व्यक्ति क्या होता है अगर मजबूत होता है, तो कभी भी वह मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को धक्का देकर के उसको हटा देता है। ठीक ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ विस्थापन और प्रतिस्थापन क्रिया के बारे में जानना है कि विस्थापन क्रिया किसे कहते हैं। जैसे वह रासायनिक क्रिया जिसमें कम क्रियाशील वाले तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्व, दो प्रकार के तत्व होते हैं, कम क्रियाशील और एक अधिक हाईली रिएक्टिव और वीक स्ट्रांग रिएक्टिविटी, ठीक है। तो उसमें यही आप कह सकते हैं कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के स्थान को विस्थापित करके उनका स्थान ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये जो क्रियाएं होती है दो प्रकार की होती है, पहला होता है सिंगल सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब सिंगल और डबल मतलब क्या होता है, सिंगल मतलब एक ही प्रतिस्थापन होगा और जो डबल का मतलब होता है उसमें दो बार प्रतिस्थापन, यानी दो बार धक्का देकर कमजोर व्यक्ति अधिक जो व्यक्ति होती है कमजोर व्यक्ति को क्या करते हैं हटाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे पहला होगा, आप सिंपल से एग्जांपल के साथ समझेंगे कि सिंगल सब्स्टिट्यूशन और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये आपका आयरन है और उसके बाद हम सेकेंड एग्जांपल कॉपर सल्फेट होता है। तो जो कॉपर सल्फेट होता है ये किस रूप में है आपका एक्वस, मतलब जलीय स्टेज में है, जलीय अवस्था जल के रूप में है, यानी जो कॉपर सल्फेट है आपका क्या होता है जल के रूप में होता है। तो देखिए अब इसके बाद होता क्या है, इसमें अब देखेंगे कि कौन कम रिएक्टिव है, यानी अगर इस जलीय विलयन में अगर हम आयरन के चूर्ण को डालते हैं, तो जो आयरन के चूर्ण को डालेंगे तो वह आयरन का चूर्ण जो होता है इस कॉपर सल्फेट को क्या करता है, ये आयरन क्या होता है हाईली है, बहुत मजबूत है, अधिक क्रियाशील है। तो जब अधिक क्रियाशील है और कम क्रियाशील कॉपर है, तो अब जैसे आप सीधी सी एग्जांपल सीधे समझते हैं, चीनी का घोल ले लेते हैं। यदि आप चीनी का घोल ले लिए, चीनी एक शरबत बना लिए, वहां पे अगर नमक आप डालते हैं, तो जब नमक की मात्रा नमक अधिक हो जाएगा तो अधिक क्रियाशील होगा तो उस चीनी के स्वाद को हटा देता है, हटाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही होगा कि जो Fe होता है वह कॉपर सल्फेट विलयन में जाता है, तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाता है FeSO4, ये आपका एक्वस स्टेज में होगा और यहाँ से क्या होता है आपका कॉपर जो होता है यहाँ से आपका सॉलिड स्टेट में क्या होता है बाहर निकल जाता है, यानी सिंगल हुआ नहीं हुआ। जब सिंगल हुआ इसको हम क्या कहते हैं सिंगल प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। Na2SO4
प्लस BaCl2, यानी सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड होता है। जैसे आपका अभिक्रिया होगी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक्वस फेज में होंगे, यानी जलीय अवस्था में होगा ये दोनों। जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ से क्या हो जाता है, यानी इस डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी दो बार होगा तभी ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, अन्यथा अगर सिंगल होता है तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये Na क्या होता है, Cl के साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है आपका क्या, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। और यहाँ पे क्या, यानी Na और Cl के साथ आया, और ये Ba किसके साथ आया, इसके साथ आया, तो यहाँ से बना क्या आपका BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट बन गया। और इसका मतलब ये क्या होता है, ये आपका सॉलिड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका नमक जो प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है, घोल के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो डबल हो गया, एक बार हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चौथे अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा क्या होता है, चौथा होता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, ये आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आप भी जानते हैं। ऊष्माक्षेपी जहां पे ऊष्मा निर्मुक्त होती है, अगर आपकी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, वहां से रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा निकल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी जो होती है, अगर अभिक्रिया करने से पहले आपको अभिक्रिया आपको ऊष्मा लेने हो, जब ऊष्मा लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, अब आपको समझ में आया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होता क्या है। ऊष्माक्षेपी एक बार और ध्यान से देखेंगे, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है, और ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब अगर एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है, C कार्बन है और यहाँ से O2 क्या है, गैस के रूप में आता है, तो ये आपका प्राप्त होता है क्या, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, तो इसको निकलने में यानी कितना ऊर्जा बाहर निकलती है, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, 94 किलो कैलोरी। ऊर्जा क्या होती है, किलो कैलोरी में होती है। ठीक है, सेकेंड, जैसे आपने ऊष्माक्षेपी देख लिया, ऊष्माशोषी अगर देखेंगे तो ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अभी आपको पता है जहां पर ऊष्मा अवशोषित करता हो, अभिक्रिया को लेते क्या अवशोषित करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे एग्जांपल होता है N2 और O2, तो ये प्राप्त होता है 2NO, और यहाँ से ऊर्जा कितना निकलती है, 40 किलो, सॉरी 45 किलो कैलोरी यहाँ से ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका N2 प्लस O2 इक्वल टू क्या, 2NO। यानी अब देखिए, एक दो नंबर का क्वेश्चन से अर्थात मैक्सिमम 12 बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ अभिक्रियाएं दे देगी, जैसे कि अभिक्रियाओं में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को पहचानिए या बताइए कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी और कौन सी ऊष्माशोषी।
आसान पहचानना बहुत आसान होता है। आज एक बार ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा गया है, क्वेश्चन 2 नंबर का 4 इक्वेशन दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा ऊष्माक्षेपी होगा और कौन सा ऊष्माशोषी होगा। सिंपल सा एग्जांपल्स होता है कि कार्बन, जैसे आप यहाँ ऊपर आप लोग पहचान गए कि क्या होता है, ये आपका ऊष्माक्षेपी होता है और ये आपकी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी होती है। इसका मतलब ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए यदि प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट के जहां प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुआ है वहां पे अगर प्लस में ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होगा। ओके, और यदि उस प्रोडक्ट के साइड में अगर आपका माइनस में ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारा पांचवा होगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। पहले हम ऑक्सीकरण और अपचयन जानेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है, और उस ऑक्सीकरण और अपचयन अगर आप जान जाते हैं तो वहां पे आप अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, निकाल देंगे, बता सकते हैं। ये आगे एक चैप्टर्स के रूप में जब इंटर फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो वहां पे इस चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। जो एक चीज और जान लेंगे, यहाँ इंटर फर्स्ट ईयर में चैप्टर दिया है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिसको वहां पे दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब क्या होगा, अब अभी आप सोचेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब सीधे से मतलब ये होता है कि जहां ऐसी अभिक्रिया है जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। सीधे देखिए चैप्टर्स आपको यहाँ फर्स्ट जैसे आप जाएंगे इंटर फर्स्ट ईयर में वहां रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से चैप्टर पढ़ना है, और इंटर सेकेंड ईयर में आप जाएंगे यानी 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ना है। इसका मतलब जहां ऑक्सीकरण और अपचयन कहिए या रेडॉक्स कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीकरण होता क्या है। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो वहां पर उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे, और जहां पे ऑक्सीजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। समझ में आया? देखिए सीधे आसान सा एग्जांपल, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन और अपचयन मतलब हाइड्रोजन, दोनों का योग यानी इसके साथ जहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है वहां उठा दीजिए, क्या है, सिंपल सा वहां ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जहां हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपको क्या, अभी इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीकरण निकालना कैसे बात होती है, कैसे हम किसी संख्या में ऑक्सीकरण निकालें, थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। इसलिए कि देखिए पढ़ना, जब अगले क्लास में जाएंगे तो वहां डिटेल आपको अध्ययन करना है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंपल सा है, लॉजिक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, कि ऑक्सीकरण, अभी आपको बता दिया ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे कैसे अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकाले, सीधी से मतलब होता है, पहला जो रूल होता है निकालने के लिए, ऑक्सीकरण निकालने के लिए, अगर कोई एलिमेंट या कोई तत्व अब अगर फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब होता है स्वतंत्र अवस्था में है, तो उसको हम, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होता है। पहला रूल ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, सिंपल रूल जो होते हैं उस चीज को हम देखेंगे, और उसके बाद जो डिटेल आपको इस चैप्टर्स के बारे में अध्ययन करना है, जब आप इंटर में जाएंगे 10th क्लास पास कर लेंगे तो उसमें आपको वहां पे क्या करना है, अध्ययन डिटेल मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जहां पे इस बेसिक काम होता है, जैसे यहाँ पे आगे आपको ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण
संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या, अभी आपको बताया है ऑक्सीकरण संख्या कि ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी तत्वों पर उपस्थित धनायन या ऋणायनों की संख्या होती है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। यानी सीधी सी मतलब होता है, जैसे आप इतने जानते हैं कि सोडियम पे 1 प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है। तो ये जो आवेश है धनायन और ऋणायनों की जो संख्या होती है, वही संख्या आपको क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है। समझ में आया? और यदि आप ऑक्सीकरण संख्या जान गए तो इसको निकालने का तरीका भी जानते हैं। अभी आपको पहला रूल बताया है कि वह जो फ्री स्टेट में होता है, जो एलिमेंट परमाणु क्या होता है? फ्री स्टेट में होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है। अब अगली बात कहेंगे सर कैसे पहचानेंगे कि वो फ्री स्टेट में है? तो जैसे आप देखते हैं, जैसे Cl2 है, O2 है, N2 है, यानी इस स्टेज में आता है, इसका मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? हमेशा 0 होती है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या बताएंगे? सर 0 होता है। हम कहते हैं क्यों 0 होगा? तो कहेंगे आप सीधी सी मतलब कि सर वो फ्री स्टेट में है, मुक्त अवस्था में है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, पहला हुआ। और दूसरा बात यह होता है कि किसी भी तत्व का अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है तो उस पर उपस्थित धनायन एवं जो ऋणायनों की संख्या होती है, वही उसकी क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप दिया है सल्फर 2 माइनस, अगर हम पूछे सल्फर 2 माइनस दिया है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो आप क्या बताएंगे? -2 होगा। नाइट्रोजन 3 माइनस, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? -3 होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब रही बात थर्ड, अगर कोई भी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वह 2 रूपों में होता है। जैसे अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आप भी जानते हैं कितना होता है? -2 होता है। होता है नहीं होता है? लेकिन कई जगह ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1 भी होती है। इसका मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन, अब अगली बात हम पूछेंगे कहां -2 होता है, कहां -1 होता है। इसका मतलब कि यदि ऑक्सीजन पेरोक्साइड के रूप में होगा, पेरोक्साइड के रूप में होता है, उसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1 होता है। और सिंपल ऑक्सीजन आता है तो वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? -2। अब आगे बात कहेंगे सर कैसे पेरोक्साइड पहचानेंगे? तो पेरोक्साइड का मतलब होता है O और O के बीच बॉन्ड अगर बनता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, और अन्यथा सिंपल होता है तो -2 होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट रूल होगा कि जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण होती है वो क्या होता है? +1 होता है। लेकिन अगर वह हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में आता है, जैसे लिथियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो इस रूप में आता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे अभी आपको बताया है हाइड्रोजन पे क्या होता है? H+ होता है ना, तो जब H+ होता है इसका मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1 हो जाएगा, होगा, सॉरी +1 हो जाएगा। लेकिन यही अगर हाइड्राइड के रूप में आ जाता है, जैसे LiH लिथियम हाइड्राइड, MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, निकाल देंगे आप कितना है इसका, अगर निकालेंगे तो हाइड्रोजन का निकालेंगे तो लिथियम का +1 होता है, और हाइड्रोजन निकाला तो उसका X हो जाएगा और बराबर 0। तो X और ये प्लस इधर आएगा क्या होगा? -1। यानी अगर कोई भी हाइड्राइड के रूप में आता है तो उस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ Mg में देख लेंगे, निकालना हाइड्रोजन का तो Mg का +2 और 2 है हाइड्रोजन, तो 2 × x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा -2, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2/2, कैंसिल हो जाएगा, यानी -1। यानी किसी भी रूप में अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में आता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1 होगी। और सिंपल हाइड्रोजन आता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। और इसके बाद यही इस चैप्टर्स को आगे 10th क्लास के केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर से लगभग 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है
आप किसी भी एक हेडिंग, एक जो टॉपिक होता है उसका परिभाषा एग्जांपल सहित देता है, और एग्जांपल सहित देने के बाद कभी कभी क्वेश्चन दे देता है उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी अभिक्रिया पूछने के लिए, कभी कभी रिएक्शन संतुलित करने के लिए भी देता है, जो आपको सारे चैप्टर के अंतर्गत आपको कंप्लीट कर दिया गया है। और इसके बाद अगर हमारे जो चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।